हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है जीके के एक और मॉडल टेस्ट पेपर में। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है, उष्मा ट्रांसफर होती है, उसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली क्या होता है, जब दो सरफेस आपस में जुड़ी हुई हो और एक की हीट दूसरे की हीट में चली जाती है, उसको तो कंडक्शन कहते हैं। ये सॉलिड में होता है। जैसे आप लोहे के टुकड़े के एक सिरे को गर्म करोगे तो दूसरे सिरा भी अपने आप गर्म हो जाएगा, तो इसको तो कंडक्शन कहते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज से क्या करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन। और अगर आपसे पूछे कि जो सन की जो रेज आप तक पहुंचती है उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं रेडिएशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू। तो बेसिकली क्या होता है, एक एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी जिसमें घड़ी को सेट किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि पृथ्वी के ऐसे रेखा खींची गई थी जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। तो हमने इसको डिवाइड करा तो ये आ गया कि भाई वन एक घंटे में, यानी कि वो कितना डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो एक घंटे में भाई वो आपका एक घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट। तो इसके तहत हमने क्या करा, टाइम जोन बना लिए। ठीक है, और 0 डिग्री मान लिया लंदन को, लंदन की रॉयल लैब ऑब्जर्वेटरी को 0 डिग्री मान लिया। और रात के 12 बजे वहां से घड़ी सेट कर दी। कोई भी प्लेस जो लंदन से 15 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर था, उसका टाइम लंदन के टाइम से 1 घंटा आगे। अगर 30 डिग्री है तो 2 घंटा आगे, 45 डिग्री है तो 3 घंटा आगे। ऐसे पीछे की साइड भी। अगर कोई 15 डिग्री वेस्ट में है लंदन से तो 1 घंटा पीछे। और अगर 30 डिग्री है तो 2 घंटा पीछे। इसको देखते हुए भारत को भी बोला गया कि भाई आप अपना टाइम जोन दो। और टाइम जोन इस तरीके से सेट किए गए थे कि या तो वो 15 से डिवाइड हो या 7.5 से, जिससे दो कंट्री के बीच का जो टाइम का जो अंतर है वो सिर्फ घंटों में ही रहे। 1 घंटा का अंतर हो या आधे घंटे का अंतर हो। तो इसे देखते हुए क्या किया गया, इसे देखते हुए भारत के को बोला गया कि भाई अपना आप लॉन्गिट्यूड दो। अगर हम भारत की बात करें तो इधरले वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 है। और जो ईस्ट में है इधर की साइड वो 90 डिग्री 25 है। अब भारत के पास ऑप्शन क्या क्या थे? भारत के पास ऑप्शन थे या तो 75 को ना बना ले या 90 को बना ले। तो भारत ने इन दोनों के बीच में लगभग बिल्कुल 20 से पास होते हुए मिर्जापुर, मिर्जापुर को एग्जाम में पूछते हैं कौन सा पॉइंट को हमने अपना प्राइम मेरिडियन लिया, तो मिर्जापुर को लिया। और 82.5 डिग्री को लिया। इस वजह से हमारा जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसको स्थापित करने के लिए कौन से अंग्रेज, कौन से वाइसरॉय का नाम है? तो अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए हैं बंगाल विभाजन से और भारत में प्रिंटिंग प्रेस से। दो चीजों से जुड़े हैं लॉर्ड कर्जन। अगर हम बात करें लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में भारत में पहला सेंसस हुआ था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। और 1881 में लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने जाते हैं। और इन्हीं के टाइम पर भारत में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फोर्थ है उसमें डीपीएसपी है। ये सरकारों को सलाह है कि आपको कोई भी डिसीजन लेते टाइम आपके माइंड में क्या चीजें रहनी चाहिए, उसे डीपीएसपी कहते हैं। और ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, लोकपाल की पोस्ट ली है और सिंगल सिटीजनशिप ली है। इसके अलावा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिया है,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पावर ली है। इसके अलावा जजों का अपॉइंटमेंट लिया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ आफ्टर द सन। तो अर्थ के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है सन के बाद? तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और सबसे चमकता तारा कौन सा है? साइरस। साइरस सबसे चमकता हुआ तारा है और प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है। द टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में या तो क्या होता है, पार्लियामेंट पावरफुल होती है, जहां पर क्या होता है संसद के अंदर सारे डिसीजन लिए जाते हैं, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म कहलाती है। दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है, जहां पर एक व्यक्ति जो हेड के रूप में होता है राष्ट्रपति, वो सारे डिसीजन लेते हैं, उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो बॉडी 3 तरह की होती है, या तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो संविधान के अंदर थी, शुरुआत से अंदर थी, या हमने बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। ठीक है। तो कुछ होती है आपकी स्टैच्यूरी बॉडी। स्टैच्यूरी बॉडी यानी कि उनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में उनको बनाने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में उनको बनाने के लिए कानून पास किया गया, तब वो बनी। कुछ होती है आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन का मेंशन है, जो हर 5 साल में गठित होती है। अभी 16वीं फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया के रूप में काम कर रही है, जिसकी सिफारिश से 2026 से लागू होगी। और इसी तरीके से लैंग्वेज कमीशन। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जिसको हटाकर नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। तो एक नदी है नर्मदा, तो नर्मदा नदी कौन से राज्य से नहीं बहती है? तो मध्य प्रदेश से बहती है, गुजरात से बहती है, महाराष्ट्र से बहती है। और नर्मदा और तापी मध्य भारत की कुछ ऐसी चुनिंदा नदियों में से है जो अपना पानी अरेबियन सी में डालती है, यानी कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अदरवाइज सारी जो नदियां हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसका बी आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है? देखो हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के चुनाव है, लेकिन वो एक्चुअली वो लोकसभा के चुनाव होते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, और इनका टेन्योर भी फिक्स नहीं होता। मैक्सिमम तो होता है 5 साल, लेकिन मिनिमम कुछ भी फिक्स नहीं होता। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे, बना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ना आपने याद रखनी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अपॉइंटेड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ऑल इंडिया सर्विस। तो 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विस होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें डी सही आंसर होना चाहिए था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। डी सही आंसर होना चाहिए था इसमें। द फॉरेस्ट इन सुंदरबन, तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे यहाँ के जंगलों को बोलते हैं, ये आधे पानी में रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, नॉइज इज मेजर्ड इन। जो शोर है उसको किस में नापते हैं? अगर हम बात करें वोट की, तो पावर को तो हम वोट में नापते हैं। ठीक है, सेल्सियस में हम टेम्परेचर को नापते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेसिबल। साउंड को डेसिबल में नापा जाता है। हमारी जो 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को ही हम सुन सकते हैं, यही हमारी ऑडिबल रेंज है। इससे कम की साउंड को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इससे ज्यादा की साउंड को, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, द मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने क्या करा? एक मैसेंजर सैटेलाइट भेजी है
किसकी स्टडी करने के लिए? तो अगर हम बात करें मर्क्यूरी की स्टडी करने के लिए, आपको याद रखना चाहिए कि पहला जो प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है, जो सन के सबसे नजदीक है। सेकंड हॉटेस्ट है, कोई सैटेलाइट नहीं है। दूसरी बात करें वीनस, वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। और वीनस और यूरेनस ही दो प्लेनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। सैटर्न, सैटर्न की रिंग्स होती है, आपसे पूछेंगे किस प्लेनेट की रिंग्स होती है, तो सैटर्न की रिंग्स होती है। जुपिटर सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर साइज में। और इसकी क्या है आपका, जुपिटर के और मार्स के बीच में ही एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कि ये जुपिटर के ही टूटे हुए हिस्से हैं। तो ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? तो हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको तीन तरीके से नापा जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि खर्च करने वाला, प्रोडक्शन मेथड यानी कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, और इनकम मेथड यानी कि कितनी कमाई हुई। और इसमें जो रोंग है वो हो जाएगा मैट्रिक्स मेथड। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, वो भारत के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। इसको हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा 1935 में स्थापित किया गया था। पहला इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में इसका परमानेंटली मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। अभी 26वें गवर्नर के रूप में इसमें कौन काम कर रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई डिसाइड करता है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड, तो गवर्नमेंट एक शॉर्ट टर्म, इसके अंदर बैंकिंग के अंदर अगर कोई भी चीज एक साल से कम के लिए दी जाती है तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। ये या तो 91 डेज के लिए होते हैं यानी कि 3 महीने के लिए, या 182 डेज के लिए यानी कि 6 महीने के लिए, और या फिर 364 डेज के लिए यानी कि 1 साल के लिए। तीन तरह के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं और ये फेस डिस्काउंट रेट पर जारी होते हैं। फेस डिस्काउंट रेट का मतलब, अगर ट्रेजरी बिल पर सरकार आपको 100 रुपए लिख के दे देगी और आपसे सिर्फ 90 रुपए लेगी, ठीक है, आपसे सिर्फ 90 रुपए लेगी और उस पर लिखा रहेगा 100। और अब जब आप 6 महीने के बाद, जैसे आपने 3 महीने का लिया तो 3 महीने के बाद आओगे तो आपने दिए थे 90, लेकिन अब आपको मिल कितने रहे होंगे, अब मिल रहे होंगे आपको, ठीक है, 100 रुपए। तो यही इससे फायदा होता है। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, डब्ल्यूटीओ बेसिकली प्रमोट, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, जिसका पुराना नाम GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1995 से डब्ल्यूटीओ बना। इसका जो मेन प्रमोट क्या करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करता है, यानी कि कई देशों के मध्य व्यापार को ये प्रमोट करता है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अंडर विच मार्केट कंडीशन डू फॉर्म्स हैव द एक्सेस कैपेसिटी, इसमें से कौन सा मार्केट की ऐसी फॉर्म है जिसमें जो फर्म्स है, जो उद्योग है, उनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है? तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में तो नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में आपके प्रतिद्वंदी बहुत सारे होते हैं, इस वजह से ज्यादा लाभ की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप दूसरों से सस्ती कीमत पर बेचोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, और महंगी पे बेचोगे तो जो आपका जो खरीदने वाला है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में एक ही व्यक्ति होता है बेचने वाला, और उसके वो फायदा ये हो जाता है कि वो अपने मर्जी से अपने रेट लगा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जिसमें एक ही वस्तु को बेचने वाले कुछ बड़े ब्रांड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं एक्सेस, एक्सेस कैपेसिटी किसमें होती है, तो एक्सेस कैपेसिटी जो होती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली को कार्टेल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ फर्म एक ग्रुपिंग बना लेती है, ठीक है, ग्रुपिंग बना लेती है कि भाई हम इसी रेट पर सामान बेचेंगे। इसका एग्जांपल है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या करते हैं कि 8-10 जो देश है तेल का उत्पादन करने वाले, वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सारे देश इसी कीमत पर बेचेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइस थ्योरी देखो,
इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो है उसमें छोटे डिसीजन लिए जाते हैं और मैक्रो में बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो प्राइस थ्योरी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, जबकि नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो मैक्रो के इशू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एट प्रेजेंट इंडिया इज फॉलोइंग। तो भारत अभी कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? तो बेसिकली क्या होता है, दो तरह की चीज होती है। एक तो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने तय कर दी कि भाई $1 इज इक्वल टू इतने रुपए, और ये फिक्स रहेगा चाहे मार्केट में कुछ भी हो। जबकि दूसरा होता है आपका, ठीक है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या होता है, मार्केट में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से, ठीक है, जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है, ठीक है, उसके हिसाब से ये चीजें फ्लक्चुएट करती रहती है, उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। वो पूछ रहा है जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में, ठीक है, क्या कर पाते हैं, वो उड़ पाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है, वो ना अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेव्स जिस चीज से टकरा के वापस आ जाती है तो वो पहचान जाते हैं कि भाई हाँ इतनी दूरी पर कोई वस्तु है। तो इस वजह से वो क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड को वो यूज करते हैं। इस मेथड को सोनार भी बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार इसको बोलते हैं। आपको सोनार की कोई भी तीन एप्लीकेशन, यानी कि सोनार टेक्नोलॉजी किस किस काम में यूज होती है, तीन एप्लीकेशन बतानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22, व्हाट चेंजेस विल बी हैपन टू अ बाउल ऑफ आइस एंड वाटर कैप्ट एग्जैक्टली एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वो कह रहा है एक पानी है और बर्फ है, दोनों को 0 डिग्री पे छोड़ दो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, नो चेंज विल हैपन। 0 डिग्री पर उनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर जो बर्फ है वो जमा हुआ रहता है, और पानी क्या होता है 0 डिग्री पर ऐसा ही रहता है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के टर्म्स में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट जो कौन बन गया है, तो वो इंडिया बन गया है। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, 25वां क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन कंट्रीज इज रेफर्ड टू। दो देशों के बीच में जिन वस्तुओं का व्यापार होता है, जो एक्सचेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्रेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अगर वो पूछ लेता कि दो देशों के बीच में वस्तुओं के व्यापार की जो कीमत होती है, यानी कि पैसा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो ये बताता है कि ये बताता है कि भाई आप दूसरे देश के साथ व्यापार करने में घाटे में जा रहे हो कि लाभ में जा रहे हो। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आपके ठीक है। फिर मिलेंगे हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।